हेलो हेलो हेलो। बेटा आई एम ऑडिबल? भाई सुन पा रहे हो? मंडे को तो क्लास होगी भाई। मंडे को तरुण सर क्लास ले रहे होंगे और ट्यूसडे को मैं ले रहा हूँ उनकी उनकी जगह। अगर तरुण सर नहीं लेंगे तो मैं लूंगा उनकी जगह, टेंशन मत करो, क्लास होगी। मैं चेक कर लेता हूँ शेड्यूल क्या है क्या नहीं। ठीक है। अगर तरुण सर, ठीक है, किसी चीज में व्यस्त होंगे तो उधर मैं ले लूंगा। ठीक है, मुझे तो क्लास चाहिए। ओके चलो। ठीक है, पार्टी सार्टी छोड़ो, उधर आ जाओ। तो भाई कोशिश है कि आज पार्टी, पार्टी तो नहीं होगी, मतलब हो जाए। ओके। पर यार एक चीज में समझ में आ गई। ठीक है, लोग प्लानिंग करते हैं कि यार मेरा बच्चा उस दिन हो जाए, उस दिन हो जाए, उस दिन हो जाए, तो ऐसा हो पाता है क्या? सच सच बताना। आपने प्लानिंग की, सर्जरी कराएंगे, ये कराएंगे, उस दिन कराएंगे, ठीक है। अक्सर कर हम प्लानिंग करते हैं, वो सब हो पाता है क्या? नहीं होता भाई। आना और जाना अपने हाथ में नहीं है। ठीक है, हम लोग सिर्फ कोशिश करते हैं। ठीक है, आना और जाना बाद बाकी चीज हम कर लेते हैं। ठीक है, जन्म और मृत्यु ये दो चीजें हाथ में नहीं है भाई। ठीक है, एक्चुअल में रियलिटी है। ठीक है, बिल्कुल रियलिटी है। ठीक है, मैं इसलिए जानता हूँ कि मेरी बिटिया सर्जरी से हुई थी। ठीक है, और ठीक है, वाइफ का 2 दिन बाद बर्थडे था तो सोचा था एक दिन, एक ही दिन करा लेंगे। ठीक है, एक या दो दिन का, और डेट भी वो सेम लगभग दी थी। बट अचानक 2 दिन पहले ही, ठीक है, डॉक्टर ने कहा तुरंत एडमिट करो, आज ही होना है। ठीक है, तब समझ में आया कि भाई हाथों में नहीं है। ठीक है, टारगेट है, कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ तक पहुंच जाए, पार्चुरेशन। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, यहाँ आकर के बेबी का हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। पर कोशिश है। ठीक है, पर हाथ में नहीं है। यहां से स्टार्ट करते हैं, जहां तक पहुंच पाते हैं। बचेगा तो हैप्पी बर्थडे मंडे या ट्यूसडे को कर देंगे। अगर मंडे को क्लास मिल गई तो मंडे को हैप्पी बर्थडे करेंगे। नहीं मिलती है तो ट्यूसडे को तो मिल ही गई है ना, तो ट्यूसडे को हैप्पी बर्थडे करेंगे। ठीक है, और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। नया चैप्टर हो सकता है मैं ना कराऊं। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन करा दूं बहुत सारे। ठीक है, जिससे कि आपका वो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, चलो देख लेंगे जैसा भी होगा। ठीक है, पर कोशिश करते हैं, ये तो आगे वो आगे की बात है। कोशिश करते हैं कि हैप्पी बर्थडे कर दें, पार्चुरेशन। तो सबसे पहले ये कल मैं पढ़ा रहा था, आपको याद हो आपको? कल मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, और इम्प्लांटेशन की प्रोसेस आज कराऊंगा। ठीक है, एक बार क्विकली रिवाइज करा रहा हूं। फर्टिलाइजेशन के लिए मैंने बताया था कि भाई स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लगभग 200 से 300 मिलियन, एक आध की बात नहीं कर रहा हूं, फीमेल ट्रैक के अंदर 200 से 300 मिलियन स्पर्म एंटर करते हैं, जिसमें से लगभग 10,000, ठीक है, स्पर्म यूट्रस तक पहुंच पाते हैं। बाद बाकी के मैक्रोफेज और एसिडिक, बाद बाकी के मैक्रोफेज और एसिडिक मीडियम के अंदर मारे जाते हैं। समझ रहे हो? हाँ, किसी एक को आगे पहुंचाने के लिए बचे हुए बलिदान देते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ भाई, बलिदान देना पड़ता है, तभी कोई एक आगे पहुंच पाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? आपको बलिदान नहीं देना भाई, आप बलिदानी मत बन जाना। आपको बलिदान नहीं देना, आपको वहीं आगे पहुंचना है। ठीक है, जद्दोजहद आगे पहुंचने की है। ठीक है, टॉप रैंक की है। ठीक है, बलिदान नहीं देना। ठीक है, चलो। और ओवा के पास तक लगभग 200 से 250 स्पम पहुंच जाते हैं। आपका कोई सर क्या और स्पम का रोल नहीं है? यस, सबका रोल है भाई। समझ रहे हो? ये एक मोटी दीवार है, मान लो। ठीक है, जैसे नहीं क्लास के अंदर होता हूं, मैं कहता हूं बेटा ये एक मतलब दरवाजा है, तोड़ो उसको। एक बच्चा आएगा, दम लगाएगा, ठीक है, टूट जाएगा? नहीं टूटेगा। दूसरा आएगा, दम लगाएगा, टूट जाएगा? नहीं टूट जाएगा। ऐसे लगभग 99 स्टूडेंट आकर के उसने दम लगा के हाथ पैर घूसे, लोहा में जो मारना था मारा, पर दरवाजा नहीं टूटा। अब 100 नंबर पर एक बच्चा आया, उसने एक झटका दिया, दरवाजा टूट गया।
तो क्या 100 नंबर के बच्चे के पास कुछ एक्स्ट्रा पावर थी? ना बेटा ना। उन 99 बच्चों ने दम लगा लगा के उस दरवाजे को कमजोर कर दिया था। वो लकी था, समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, 100 नंबर पर आकर के कमजोर दरवाजे पे उसने उतना ही किक लगाया, वो टूट गया। समझ रहे हो? इसलिए वो अंदर एंटर कर पाया। इसीलिए कहा जाता है कि अगर नेचुरल फर्टिलाइजेशन चाहिए तो एग के पास कम से कम 200 से 250 स्पर्म तो पहुंचने ही चाहिए। समझ रहे हो? हाँ, वो मिलकर के अपने अपने एक्रोसोमल रिएक्शन करेंगे, अपने अपने, समझ रहे हो, जो लाइटिक एंजाइम है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, उसको रिलीज करेंगे। धीरे धीरे ये वॉल कमजोर होगी और कोई एक धुरंधर होगा, उस मौके का फायदा उठा करके वो अंदर एंटर कर जाएगा। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, तो जरूरी है भाई, ऐसा नहीं है कि, समझ रहे हो, एक के पास कुछ एक्स्ट्रा पावर थी। मैंने कहा ना, स्पर्म लगभग सारे एक जैसे होते हैं। हाँ, किसी की मोटिलिटी फास्ट होती है, किसी की थोड़ी स्लो होती है। स्लो वाले तो पहले ही मारे जाएंगे एसिड और मैक्रोफेज से, ठीक है। बाद बाकी के वहां तक पहुंचने की पूरा प्रयत्न करते हैं, पूरी दम लगाते हैं, ठीक है। कोई एक अंदर एंटर कर जाता है, पर बाद बाकी के कहीं ना कहीं बलिदान दे रहे होते हैं उसको एंटर करने में, ऐसे ही नहीं है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मैंने बताया था जो रिएक्शन होती है वो एक्रोसोमल रिएक्शन होती है, ठीक है। स्पर्म के हेड पर जो एक्रोसोम होता है उसमें कह सकते हो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, बिल्कुल, स्पर्म लाइसेन बोलते हैं इनको, ठीक है। मेनली 3 एंजाइम होते हैं। हाइलुरोनिक एसिड को तोड़ने के लिए हाइल्यूरोनिडेज, ठीक है, और कोरोना रेडिएटा को तोड़ने के लिए कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, और जोना पेलिसुडा को तोड़ने के लिए जोना लाइसिन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्रोसिन, ठीक है। ये एंजाइम फटते हैं, ब्लैक्रोसोमल रिएक्शन होगी, ठीक है। फर्टिलाइजन एंटी फर्टिलाइजन लॉक एंड की हाइपोथेसिस से जुड़ेंगे और फटना चालू हो जाएंगे, ठीक है। और धीरे धीरे वो कमजोर होगा, ठीक है। जब कमजोर होगा तो कहीं से एक होल हो जाएगा, उस होल के होते ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन है वो ऊपर उठेगी, फर्टिलाइजेशन कोन बनाएगी, और उसको जो स्पर्म पहले टच कर देगा, जो स्पर्म पहले टच कर देगा, बस उसी की एंट्री सुनिश्चित हो जाएगी। बाद बाकी के पीछे रह जाएंगे, क्योंकि जो टच करेगा वो मेम्ब्रेन को डीपोलराइज कर देगा। समझ रहे हो? क्योंकि टच करते ही सोडियम चैनल्स खुल जाएंगे, सोडियम आयन अंदर आएंगे, चार्ज चेंज हो गया और मेम्ब्रेन बिकम डीपोलराइज, पर शॉर्ट टाइम के लिए होगी। बट हाँ, अचानक से जो स्पर्म एंटर कर रहे थे अदर, भाई जो टच कर गया वो तो एंटर कर जाएगा, पर अदर स्पर्म जो एंटर करना चाह रहे थे वो एंटर नहीं कर पाएंगे। कुछ समय के लिए उनकी एंट्री रुक जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं फास्ट ब्लॉक टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, ठीक है। पर बहुत कम टाइम के लिए है, इसको ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं किया जा सकता। तो तब तक क्या होगा? दूसरी रिएक्शन होगी कॉर्टिकल रिएक्शन। समझ रहे हो? कॉर्टिकल रिएक्शन कैसे होती है? मैंने बताया मेम्ब्रेन डीपोलराइज होगी, तो ये डीपोलराइज सिग्नल अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाएगा, वहां कैल्शियम चैनल्स खुल जाएंगे, कैल्शियम आयन सीधे सीधे बाहर निकलना चालू कर देंगे। ये कैल्शियम आयन सेकंड मैसेंजर का काम करेंगे, और ओवा के लेयर पेरिफेरी पर लगे होते हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग वेसाइकल्स, तो उनकी एक्सोसाइटोसिस करा देंगे। कहां पर? पेरीबेटलाइन स्पेस में, और वो सारे ग्रेन्यूल पेरीबेटलाइन स्पेस में भर जाएंगे और एक नई वॉल क्रिएट कर देंगे। टाइम लगा पर परमानेंट काम हो गया, ठीक है। स्लो ब्लॉक टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। तो इस तरीके से पॉलीस्पर्मी को हम प्रिवेंट करेंगे, फास्ट ब्लॉक करके, स्लो ब्लॉक करके, ठीक है। अब एक से ज्यादा स्पर्म एंटर नहीं कर सकता, वही एक स्पर्म एंटर करेगा। जब स्पर्म अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है, तब मैंने बताया था यही कैल्शियम आयन रुकी हुई, ठीक है, मियोसिस को, जो मेटाफेज में अरेस्ट थी, ठीक है, रोकने वाले प्रोटीन को डिजेनरेट करता है, और वो, ठीक है, सेग्रीगेशन चालू हो जाता है, और एक पोलर बॉडी बनती है और एक फीमेल प्रोन्यूक्लियाई बन जाता है। पोलर बॉडी धीरे 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 पेरीवेटलाइन स्पेस में चली जाती है, पेरीवेटलाइन स्पेस में चली जाती है, जूना पेलिसोडा और जो एक् की मेम्ब्रेन होती है उसके बीच में, ठीक है, चली गई, दोनों पोलर बॉडी वहीं पहुंच गई। अब अंदर फीमेल प्रोन्यूक्लियस और मेल प्रोन्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं, यानी कैरियोगैमी होती है, ठीक है। फिर एम्फीमिक्सिस होती है, और फाइनली जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। समझ रहे हो? यहां आके फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा, पर जाइगोट के बनते ही क्लीवेज चालू हो जाती है, जो एक रैपिड माइटोटिक डिवीजन है। समझ रहे हो? नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन से हटके है, क्योंकि नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन में G1 G2 फेज होती है, इसको ग्रोथ फेज बोलते हैं, ठीक है, साइज बढ़ता है। यहाँ G1 G2 फेज नहीं होते, मतलब ग्रोथ फेज नहीं होते, यानी सेल का साइज नहीं बढ़ता, यानी हर बार साइज छोटा होता चला जाता है। समझना? क्रोमेटिन डिवाइड कर रहे हैं, क्रोमोसोम नंबर बढ़ रहा है, पर साइज घट रहा है। समझ रहे हो? हाँ,
तो रैपिड माइटोटिक डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, ब्लास्टोमियर बढ़ रहे हैं, बट साइज ऑफ सेल घट रहा है। ठीक है, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ रहा है क्योंकि न्यूक्लियर कंटेंट बढ़ रहा है पर साइटोप्लाज्म ऑल ओवर कांस्टेंट है। क्लियर है बिल्कुल? हाँ। तो इस तरीके से ये रैपिड माइटोटिक डिवीजन होती रहेगी, 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16। ह्यूमन में 16 सेल तक बनते हैं। तो 8 और 16 सेल वाली जो सॉलिड बॉल होती है, ठीक है, अर्ली मॉरुला और लास्ट, ये दोनों क्या है? मॉरुला। इसको क्या बोलते हैं? मॉरुला। क्या बोलेंगे इसको? मॉर्यूला। यहां तक करा दिया था मैंने। मॉरुला बन जाता है। ठीक है, 8 सेल स्टेज भी मॉरुला है, 16 सेल स्टेज भी मॉरुला है, बोथ आर मॉरुला। मोरुला कहां बन चुका है? फैलोपियन ट्यूब में। अब मोरुला जंप लगाएगा, ये मोरुला जंप लगाएगा यूट्रस के अंदर, ये जंप। और यूट्रस में पहले से ही भरा हुआ था क्या? यूट्राइन मिल्क, यूट्राइन मिल्क। ठीक है, समझ रहे हो? यूट्राइन मिल्क। ठीक है, उसके अंदर कूद जाता है मोरुला सॉलिड बॉल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होगी हैचिंग, क्योंकि अगर हैचिंग नहीं होगी ना तो ये इम्प्लांटेशन कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसके चारों तरफ एक लेयर होती है जोना पेलिसुडा। मैंने बताया था जोना पेलिसुडा इसके चारों तरफ होती है। जब तक जोना पेलिसुडा है तब तक ये कहीं चिपक नहीं सकता। इसको समझ रहे हो? कोई स्टिकी चीज है, उसके चारों तरफ आपने कवरिंग बना दी, ठीक है, कि चिपक ना जाए, कहीं कहीं फेलोपियन ट्यूब में चिपक जाएगी तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी, इम्प्लांटेशन अदर देन यूट्राइन पार्ट। ठीक है, तो इस जोना पेलिसुडा का हटना बहुत जरूरी है और इसका बाहर निकलना जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल लाइक का सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर बनता है निकलने के बाद। ठीक है, हैचिंग का मतलब है एग का फट के जो लार्वा निकलता है ना, कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा, जो एग फटेगा और लार्वा निकलेगा। जूना पेलिसुडा फटेगी और अंदर का, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट सिस्ट की तरह बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसको हैचिंग बोलते हैं। तो हैचिंग को मैं अलग से समझा देता हूं। ठीक है, और हैचिंग के बाद जोना पेलिसुडा हट जाती है और इस स्ट्रक्चर को हम ब्लास्टोसिस्ट और कैविटी को ब्लास्टोसील बोलते हैं। ये कहां से आ गई कैविटी बताता हूं अभी। अब ये तैयार है किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। लगभग 7वें दिन इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो आज मुझे आपको थोड़ी सी हैचिंग बतानी है, हिंट देनी है, और हैचिंग के टाइम पर ही मोनोजाइगोटिक ट्विंस के बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और फिर मैं इम्प्लांटेशन कराऊंगा। ठीक है, कि ब्लास्टोसिस्ट का यूट्राइन वॉल में एम्बेडेड हो जाना, जुड़ जाना, अटैच हो जाना, इसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ठीक है, और इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चालू हो जाएगा। अब बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? रिवीजन। हाँ, यहां तक कोई डाउट? ब्लास्टुला स्टेज को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, जो अंदर कैविटी बन जाती है, ठीक है, सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। एक ही बात है, आप ब्लास्टोसिस्ट बोलो ज्यादा बेटर है, क्योंकि सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर। अब बताओ यहां तक कोई डाउट? ऑल क्लियर? नो डाउट? ठीक है। नहीं, मैंने बताया ना, हो सकता है अगर ये जोना पेलसुडा नहीं होती ना तो हो सकता है यहीं चिपक जाता है। इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ट्रोफोब्लास्ट समझा रहा हूं, अभी एक एक चीज समझा रहा हूं। हाँ, कल साउंड आना बंद हो गई थी, सेल खत्म हो गए थे। ठीक है, पर लास्ट में हुई थी, बिल्कुल सेशन खत्म हो जाने के बाद। कोई दिक्कत नहीं है। चलो, कोई डाउट नहीं है। एनसीईआरटी चैलेंज देखा था सबने? सही सही बताओ यार, तुमसे कहा तो था मैंने। यस, 8 सेल को भी हम, यस, मी देखा था, बिल्कुल सही। भाई देखना नहीं था, वो टेस्ट था तुम्हारा। ठीक है, उसको ये देखना था कि तुम 11th में कितना परफेक्शन है। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे पर सोचने वाले थे, मैं सच कह रहा हूँ। तुम में से कोई बच्चा है जो वास्तव में सही सही बताओ कितने मार्क्स आए थे तुम्हारे, तुम लोगों के? देखो 42 सही है, 50 में से 20 सही थे, 37, 38, 47 पहुंच गया एक बच्चा। ठीक है, ईमानदारी से लिख रहा है तो।
अभी तक 50 में से 51 भी नहीं आया, झूठ मत लिखना, कसम है, नीट नहीं होगा। देखो एक बच्चा 50 लिख रहा है, झूठ लिख रहा है ना, तो गलत बात है, ध्यान रखना। 49 लिख रहे हो, ठीक है, 49 तो मैं मान लूंगा, पर 50 नहीं हो सकता, मुझे पक्का पता है। अच्छा, -50 लिख रहा है, ओके। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, 47 तक तो हुआ है बच्चों का, ठीक है, अच्छी बात है। 47 भी वो बच्चा कर पाएगा जो वास्तव में उसने बहुत अच्छी पढ़ाई की हो। पोलर बॉडी का कुछ नहीं होगा बेटा, वो डिजनरेट कर जाएगी, टेंशन मत ले उसके लिए तू। सर मुझसे नहीं बने क्वेश्चन, सोच लो, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन अगर नहीं बन रहे हैं ना, तो तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक है, क्योंकि मैं जिस लेवल का पढ़ा रहा हूं बेटा, उस लेवल के बाद तो तुम मतलब कह ही नहीं सकते क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, अगर तुम वास्तव में मेरे साथ पढ़ रहे हो तो। इसलिए मैंने कहा भी था कि एनसीईआरटी डीप लाइन भी बीच बीच में देखते रहना, क्योंकि एनसीईआरटी डीप लाइन में थोड़ा सा मैं एनसीईआरटी को अलग तरीके से करा रहा था, मतलब समरी के साथ, ठीक है, एक अलग तरीके से समरी के साथ। उसके लिए लेक्चर चाहिए होते हैं, इसलिए लेक्चर मुझे मिल गए थे, तो मैंने समरी के साथ कराया है, हर पैरा की समरी बनाते हुए और हर पैरा पर क्वेश्चन कराते हुए। चलो, बहुत बढ़िया। अब हैचिंग की बात कर रहा हूं, जिसमें मोनोजाइगोटिक ट्विंस बन जाते हैं, हैचिंग, रिमूवल ऑफ जोना पेलिसिडा को हम हैचिंग बोलते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपका था। आप समझना मेरी बात, एक चीज बताऊं, तुम कहोगे सर ये हॉलो कैसे बन गया? भाई सॉलिड बॉल थी, जैसी सॉलिड बॉल यूट्राइन मिल्क में कूदी, तो ये यूट्राइन मिल्क धीरे से अंदर आना चालू हो जाता है, अंदर उसमें भरना चालू हो जाता है, अंदर एब्जॉर्ब होना चालू हो जाता है। इसके एब्जॉर्ब होते ही अंदर कैविटी बन जाती है, और एक प्रेशर जनरेट हो जाता है, कैविटी बन जाती है, इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। और सारी सेल जो थी 16 सेल, वो एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, एक जगह आकर के रिमेनिंग पार्ट में कैविटी बन गई, इसको ब्लास्टोसील बोलते हैं। ब्लास्टोसील तो मैं ब्लास्टोसील वाली स्टेज से दिखाऊंगा, समझना। तो ये स्ट्रक्चर बन गया। ऊपर तो क्या है, जोना पेलिसिडा, ऊपर क्या है, जोना पेलिसिडा, जोना पेलिसिडा। ये नीचे वाली लेयर बन गई, वो क्या है भाई, एक सेल ने तो लेयर बना ली और सारी सेल एक जगह इकट्ठे हो गए, इसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, और अंदर जो कैविटी नजर आ रही है ना, उसको बोलते हैं ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील। और ये जो सारे सेल एक जगह इकट्ठे हो गए, इसको बोलते हैं इनर सेल मास, इनर सेल मास, इनर सेल मास। इसको भी ब्लास्टुला बोलोगे, जब तक कि जोना पेलिसुडा हटी नहीं है, इसको ब्लास्टुला बोल सकते हो। अभी जोना पेलिसुडा हटी नहीं है, जैसे ही हट के ये बाहर निकलेगा, इट इज अ ब्लास्टोसिस्ट, इसको बोलोगे ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट। ये अंतर होता है ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट में। अब क्या होगा, जोना पेलिसुडा को हटाना है हैचिंग की प्रोसेस के अंदर, और अगर ये हटेगी नहीं ना, तो इम्प्लांटेशन पॉसिबल नहीं है। हैचिंग नेसेसरी है फॉर इम्प्लांटेशन, अगर हैचिंग नहीं होगी तो इम्प्लांटेशन पॉसिबल ही नहीं है। आप समझ रहे हो, हैचिंग होना बहुत जरूरी है। तो सर कैसे होगी, आप समझना। जो जोना पेलिसोडा है ना, ये एक लाइटिक एंजाइम रिलीज करती है, सॉरी, ये ट्रोफोब्लास्ट जो है ना, ये रिलीज करती है, रिलीज लाइटिक एंजाइम। ये ट्रोफोब्लास्ट एक लाइटिक एंजाइम रिलीज करती है, ठीक है। और लाइटिक एंजाइम क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं जोना पेलिसिडा को, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट ने लाइटिक एंजाइम रिलीज किया, जैसे मानो एक टायर है जिसमें ट्यूब है, और ट्यूब बहुत हवा भरी हुई है, बहुत ज्यादा प्रेशर है अंदर, और टायर एक जगह से होल हो गया, टायर के अंदर डाइजेशन करा दिया आपने, तो वो तेजी से ट्यूब बाहर निकलेगा, बस वही हो रहा है। ठीक है, अंदर फ्लूइड भर जाने की वजह से इसके अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा है, और जोना पेलिसुडा क्या कर रही है, डाइजेस्ट कर रही है धीरे धीरे। जैसे ही जोना पेलिसुडा डाइजेस्ट करेगी ट्रोफोब्लास्ट से रिलीज होने वाले लाइटिक एंजाइम की हेल्प से, समझना, तो तुरंत ही ये अंदर वाला, ठीक है, पार्ट एक सिस्ट की तरह बाहर निकलेगा, सेल ऑफ इनर सेल मास, ठीक है, कन्वर्ट इनटू कंप्लीट एम्ब्रियो, यही कंप्लीट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, जो इनर सेल मास का पार्ट दिख रहा है आपको, ठीक है। जो इनर सेल मास है ना, एक्चुअल में यही एम्ब्रियो बनाता है, यही एम्ब्रियो बनाएगा।
इसी से एम्ब्रियो बनता है। पर जैसे ही ये तेजी से बाहर निकलेगा सिस्ट की तरह, उस समय एक्सीडेंटली और एक भी इनर सेल मास की सेल इससे अलग हो जाती है, एक भी सेल अलग हो जाती है, समझना, एक सिंगल सेल भी इससे अलग हो जाती है, एक सेल अलग हो गई, तो ये तो स्टेम सेल है। स्टेम सेल है इनर सेल मास की। तो एक भी सेल अगर अलग हो गई तो सेम आइडेंटिकल ट्विंस बना देगी, ठीक है, बिल्कुल आइडेंटिकल 100%। ठीक है, बस एक छोटा एक थोड़ा बड़ा होगा, पर 100% आइडेंटिकल होंगे। समझ रहे हो? हाँ, दी स्टेम सेल ऑफ इनर सेल मास रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, ये रिस्पॉन्सिबल हो सकती है फॉर फॉर्मेशन ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस। समझना मेरी बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? सुने आपने मोनोजाइगोटिक ट्विंस? लव कुश, यस। रिपीट कर दूंगा, टेंशन क्यों कर रहे हो? एक सियामेस ट्विंस सुने? सियामेस, सियामेस ट्विंस टीवी पे दिखाए जाते हैं बहुत ज्यादा। हाँ, स्टेम सेल भाई, इनर सेल मास के सारे सेल स्टेम सेल हैं। ठीक है, मोनोजाइगोटिक होता है और एक डाइजाइगोटिक होता है। डाइजाइगोटिक का मतलब है दो अलग अलग जाइगोट हैं। हाँ, समझना मेरी बात, जैसे अगर एक से ज्यादा ओवा रिलीज हो गए, स्पर्म तो मिलियंस आ रहे हैं, ठीक है, तो स्पर्म क्या करेंगे, अलग अलग को फर्टिलाइज कर देंगे, हो सकता है एक मेल हो एक फीमेल हो, एक कुछ समझ रहे हो, फिर मेल हो। इनसे एक साथ जो बने, एक साथ बच्चे पैदा हुए, तीन दो, ये डाइजाइगोटिक ट्विंस हैं। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई समझ रहे हो, अलग अलग टाइप के होंगे, ठीक है, वो डाइजाइगोटिक है। मोनोजाइगोटिक का मतलब है आइडेंटिकल ट्विंस, एक ही जाइगोट से बने हुए ट्विंस, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, सियामेस ट्विंस क्या होते हैं, जैसे मोनोजाइगोटिक ट्विंस बने, पर ये स्टेम सेल क्या की, अलग होने की जगह चिपक गई, यही चिपक गई, समझना। अरे, ये आपस में अटैच रह गई, यहां अटैच रह गई, और अटैच होकर के यहां तो नहीं, यहां दिखाओ, ये बाहर निकल के यहां अटैच हो गई। अब ये भी एक एम्ब्रियो बनाएगी, ये तो एक एम्ब्रियो बनाएगी, तो एक चलो दो एम्ब्रियो बनेंगे जो आपस में चिपके हुए होंगे, इसको सियामेस ट्विंस बोलते हैं। ठीक है, पहला ट्विंस जो दिखा था, ठीक है, उसके नाम पर ही सियामेस ट्विंस रख दिया इनको। ठीक है, जो अटैच्ड होते हैं, चिपके हुए होते हैं। ठीक है, अभी प्रेमानंद बाबा के उसमें भी आए थे दो, मतलब सरदार जी थे, ठीक है, दो बच्चे थे तो आपस में अटैच थे, देखे होंगे आपने। ठीक है, तो वो सियामेस ट्विंस हैं जिनका पैर एक ही था और धड़ अलग अलग थे। ठीक है, तो पूछा गया, हाँ पूछा गया कि भाई तुम अपनी इच्छा से खाते हो, तुम अपनी इच्छा से खाते हो, पर अंदर पेट सबका एक ही है। ठीक है, उन्होंने कहा भूख लगेगी तो दोनों को लगेगी, उन्हें कहा दोनों को लगेगी, और एक ने ज्यादा खा लिया तो दूसरे का पेट भर जाएगा, हाँ भर जाएगा। यार अजीब ही लीला है भाई। ठीक है, समझ रहे हो ना? हाँ देखा है, बहुत सही बहुत सही, ठीक है, देखा है आपने। तो सीधी सी बात है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, कई बच्चों को अलग करने की कोशिश भी की थी डॉक्टरों ने। ठीक है, कई बच्चे सरवाइव किए, कई नहीं भी कर पाए। ठीक है, बहुत रेयरली हो पाता है। ठीक है, तो ऐसे को सियामेस ट्विंस कहते हैं। और जो लवकुश वाली बात आती है तो ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस है। समझ में आया? ब्रेन दो हैं, नीड देना चाहिए। चलो खैर, वो बच्चे सरवाइव कर ले अच्छे से, खुश रहें, यही बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, कर देता हूँ रिपीट। अब सुनो, डॉक्टर, क्या है इसका नाम, कहाँ गया, चलो जो भी है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, देखो सबसे पहले मैंने बताया
ये ब्लास्टुला वाला स्ट्रक्चर बनता है। जैसे ही मोरुला कूदेगा यूट्राइन मिल्क के अंदर, तो मिल्क अंदर आ जाएगा, वो फ्लूइड अंदर आएगा, तो सारी सेल एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी और एक सेल की लेयर बन जाएगी। ठीक है। और अंदर एक फ्लूइड भर जाएगा, कैविटी बन जाएगी, ब्लास्टोसील। ये स्ट्रक्चर बन गया पानी में कूदने के बाद। अब इम्प्लांटेशन तभी हो सकता है जब जोना पेरिसोडा हटे यहां से। ये, ठीक है, इम्प्लांटेशन को रोकने का काम करेगी, तो इसके लिए हैचिंग होगी। हैचिंग के लिए क्या होगा, जोना पेरिसोडा एक एंजाइम रिलीज करेगी, और उस एंजाइम से क्या होगा, ये यहां पर होल बन जाएगा, जोना पेरिसोडा डाइजेस्ट हो जाएगी। जैसे ही जोना पेरिसोडा डाइजेस्ट होगी ट्रोफोब्लास्ट से निकलने वाले एंजाइम से, तो अंदर वाला इनर सेल मास वाला पूरा स्ट्रक्चर तेजी से बाहर निकलेगा। इस समय एक्सीडेंटली एक भी सेल अलग हो गई, क्योंकि सारी सेल स्टेम सेल है जो पूरे एम्ब्रियो को बना सकती हैं। अगर आप साइंटिस्ट हो पर ह्यूमन पर काम करना मतलब मना है, तो इसके सारे सेल को निकाल लो, 16 की 16 सेल अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डालो, फिर एक एम्ब्रियो बना लो सबके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर, और 16 एम्ब्रियो को अलग अलग फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट कर दो, तो आपको एक साथ 16 आइडेंटिकल ट्विंस मिल जाएंगे, 100% एक जैसे। सैरोगेसी के थ्रू आप अलग अलग फीमेल में इम्प्लांट कर दो। समझ में आ गया? हाँ, सैरोगेसी के थ्रू। ठीक है। तो क्योंकि आइडेंटिकल सेल्स, ये स्टेम सेल्स हैं जो पूरे एम्ब्रियो को बना सकती हैं। एक्सीडेंटली नेचुरली एक भी सेल अलग होती है तो एक आइडेंटिकल ट्विंस बना देगी, बिल्कुल ऐसा। ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर आ गया, इसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, क्योंकि जोना पेरिसोडा रिमूव हो चुकी है। ठीक है, इनर सेल मास है और ये ट्रोफोब्लास्ट है। ट्रोफोब्लास्ट लिटिक एंजाइम तो रिलीज करती है, बट ट्रोफोब्लास्ट इसके अलावा और भी बहुत सारे एंजाइम रिलीज करती है, ऑल्सो रिलीज। ऑल्सो रिलीज, क्या रिलीज करती है ट्रोफोब्लास्ट, और क्या रिलीज करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेगनेंसी, एच सी जी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। ठीक है, इफ प्रेजेंट इन यूरिन, ठीक है, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, इसको ग्रेविडा टेस्ट भी बोलते हैं। देखा होगा ना आज के डेट में प्रेगा, ठीक है, स्टिप आती है प्रेगा न्यूज करके, बहुत सारे नाम है उसके। ठीक है, अगर किसी फीमेल को पता करना है वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, ठीक है, तो यूरिन का एक ड्रॉप उस पर डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज होना मतलब है प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि अगर नॉर्मल, जब तक देखो ये अलग है, ये एससीजी कहां से निकलता है, ट्रोफोब्लास्ट से। ठीक है, जैसे ही इसका इम्प्लांटेशन होगा एंडोमेट्रियम में, तो ये एससीजी ब्लड में चला जाएगा, ब्लड से यूरिन में पहुंचेगा। अगर यूरिन में एससीजी आ रहा है, इट इज अ इंडिकेटर कि फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांटेशन हो चुका है, प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। आप समझ रहे हो, क्योंकि एससीजी का कोई सोर्स ही नहीं है ट्रोफोब्लास्ट के अलावा। और ट्रोफोब्लास्ट, समझ में आ गया? यस, ट्रोफोब्लास्ट एम्ब्रियो की ही लेयर है। क्लियर है? हाँ, इसी से निकलती है, इसी को ग्रेविडा टेस्ट बोलते हैं, या प्रेगनेंसी टेस्ट भी बोल सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, तो अब यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कराता हूं इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन हमेशा किसका होगा, ब्लास्टोसिस्ट का होगा। इम्प्लांटेशन किसका होगा, ब्लास्टोसिस्ट का होगा। ठीक है, अब आ जाओ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन कराई दूं, इम्प्लांटेशन पहले डायग्राम बनाना होगा। आज ध्यान रखना भाई, 4 बजे से आपका रिवीजन चालू हो रहा है। ठीक है, करना है या नहीं करना, पर एक बार आकर के अपनी हाजिरी जरूर लगा जाना। ठीक है, समझ गए? कुछ पल के लिए हाजिरी लगा जाना, मैं मोटिवेट रहूंगा कि मेरे बच्चे तो हाजिरी लगाने आए ही थे। ठीक है, 4 बजे, 4:05 तक तो मैं स्टार्ट कर ही दूंगा हर हालत में। ठीक है, और अगर आपका लगता है वीक पॉइंट है, आपको रिवीजन करना है, तो 2 घंटे में पूरा रिवाइज भी करा दूंगा, और पीवाईक्यू भी मैं इस सीरीज में ऐड कर रहा हूं, जिससे आगे जाके पीवाईक्यू करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, पीवाईक्यू प्लस कंप्लीट थ्योरी इंक्लूडिंग एनसीईआरटी। ठीक है, ओके। ठीक है, 4 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं आज। ठीक है,
यूट्यूब का बड़ा खेल है, बहुत इंपॉर्टेंट खेल है। यूट्यूब के लिए टीचर तभी एक्टिवेट हो पाता है, मतलब जब बच्चों का साथ हो, नहीं तो वो पॉसिबल नहीं है। सीरीज ही ऐसी है, पता नहीं क्या। यूट्यूब की कोई भी सीरीज के लिए बिना बच्चों के पॉसिबल नहीं है। हाँ, समझना, ये तो सारे के सारे क्या हैं, मसल्स नजर आ रहे होंगे। कौन से मसल्स होंगे? मायोमेट्रियम, यूट्रस के। और बाहर एपिथेलियल टिश्यू होंगे, ये तो आप जानते ही हो, एपिथेलियल टिश्यू बाहर होंगे। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम। अब मैं बात करूंगा एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। काफी थिक हो जाती है एंडोमेट्रियम। हम्म, अब ठीक है। ये एंडोमेट्रियम में हाईली वेस्कुलर लेयर होती है। ब्लड वेसल्स भर भर के होते हैं इसके अंदर। यस, ब्लड वेसल्स इसके अंदर भर भर के होते हैं। ये थिक होती है फिर थिन हो जाती है, थिक होती है फिर थिन हो जाती है, ठीक है। इसकी सबसे अंदर की लेयर तो ये है इसकी एंडोमेट्रियम की, जो परमानेंट मेंटेन रहती है। अब इसी की डिवीजन से थिकनेस बढ़ती है और घटती रहती है। ठीक है। और अब हम बात करेंगे किसका? ब्लास्टोसिस्ट। ये भाई है ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। इसमें ट्रोफोब्लास्ट होंगे, येलो कलर के सेल दिख रहे हैं ना, सब ट्रोफोब्लास्ट हैं। ट्रोफोब्लास्ट, ये यहां पर आया, आया और यहां से यहां पहुंच गया। यहां भी पहुंचा सकते हो, ऐसा नहीं। अंदर पहुंचा दो, बिल्कुल अंदर पहुंचा दो। ये एंडोमेट्रियम है। धीरे धीरे ये भाई यहां से यहां आएगा, और यहां से ये अंदर जाकर के एंडोमेट्रियम के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। ये सेल दिख रही है ना, एंडोमेट्रियम है। ये ट्रोफोब्लास्ट पूरे अंदर चले गए। और इसके अंदर क्या होगा? इनर सेल मास, इनर सेल मास, इनर सेल मास, इनर सेल मास, इनर सेल मास। तो धीरे से आकर के ये बिल्कुल अंदर एम्बेडेड हो गया, बिल्कुल धीरे से आकर के बिल्कुल अंदर एम्बेडेड हो गया, ठीक है। और क्या करेगी ये एंडोमेट्रियम? ये क्या है एंडोमेट्रियम? एंडोमेट्रियम। ये क्या है? मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। ऊपर वाली लेयर क्या होगी? पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ठीक है। समझ रहे हो? हाँ, तो एंडोमेट्रियम के अंदर अटैच करेगा। और ट्रोफोब्लास्ट, ये क्या है ट्रोफोब्लास्ट? यही तो रिलीज कर रही है लाइटिक एंजाइम। ये लाइटिक एंजाइम इस एंडोमेट्रियम को डाइजेस्ट करेगा और ये धीरे से अंदर घुस जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो? और किसका इम्प्लांटेशन, ये किस हो क्या रहा है? इम्प्लांटेशन, किसका इम्प्लांटेशन हो रहा है? ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट किस दिन होता है? ठीक है, 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन।
ठीक है, कहां हो रहा है? एंडोमेट्रियम के अंदर हो रहा है। और जब इम्प्लांटेशन हो जाता है अंदर, तब ये एंडोमेट्रियम धीरे धीरे इसको चारों तरफ से कवर कर लेती है। धीरे धीरे इसको चारों तरफ से कवर कर लेती है, इसको बिल्कुल ढक लेती है, डिवीजन करके अंदर आ गया, ये आ गया अंदर। इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, विद एंडोमेट्रियम। इसमें लाइटिक एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर ये एंजाइम नहीं होते तो अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाता। आई समझ में? नहीं आई? इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। देखो, मोनोजाइगोटिक ट्विंस में किसी एक की डेथ हो जाए क्या, देखो मेंटली असर पड़ता है, क्योंकि मोनोजाइगोटिक ट्विंस बचपन से ही साथ रहते हैं, साथ उठते हैं, साथ बैठते हैं, साथ खेलते हैं, समझ रहे हो ना? तो काफी चीजें उनकी सिमिलर होती है, तो नो डाउट, ठीक है, एक को इफेक्ट हुआ तो दूसरे को पर इफेक्ट पड़ता है इस चीज का, ठीक है। तो आप समझ रहे हो? हाँ, मेंटली इफेक्ट पड़ता है, बिल्कुल। इनिशियल फेज में ज्यादा पड़ता है, एक बार को मैच्योरिटी आ जाए, बड़े हो जाए, फिर इतना फिर भी नहीं होगा, पर इनिशियल फेज में बहुत पड़ता है। यस। इनर सेल मास कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो, यस। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? भाई इन सारी, अब इम्प्लांटेशन के बाद इसको मेंटेन करने का काम जो करेगा वो कौन करेगा? प्रोजेस्टेरॉन। अगर आपने कोई ऐसी टैबलेट खा ली जो प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को अचानक से डाउन कर दे, एबॉर्शन हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन के डाउन होते ही एंडोमेट्रियम टूट के बाहर चली जाएगी, और एंडोमेट्रियम के साथ ये भी बेचारा बाहर निकल जाएगा। होता ही कितना बड़ा है, राई राई के दाने के बराबर, समझ रहे हो? हाँ, प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन है तो प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी, और प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन नहीं है तो एबॉर्शन हो जाएगा, क्योंकि एंडोमेट्रियम को थिक बना रहा है, मेंटेन कर रहा है, इसको वेस्कुलर बना रहा है, न्यूट्रिएंट देने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है प्रोजेस्टेरॉन। तो जितने भी ऐसे टैबलेट्स आते हैं जो एबॉर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, चाहे वो RU486 हो, ठीक है, या ठीक है आईपिल हो, एटसेट्रा, सबके अंदर कंपोनेंट तो वही होते हैं, ठीक है। एंटी प्रोजेस्टेरॉन ड्रग्स हैं, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट को अचानक से डाउन कर देती हैं, जिसकी वजह से एबॉर्शन हो जाता है, ठीक है। ठीक है, हाँ भाई, अनवांटेड 72, ठीक है। हाँ बेटा, सर्विस सर के दो बेटे मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं, यस। ओके, चलो समझ में आ गई? समझ में आ गई। इम्प्लांटेशन हो गया, ये एक्चुअल में मेन यही है, सब कुछ क्वेश्चन यही सॉल्व हो जाएंगे। तो मैंने बेसिक बातें लिख दी हैं यहाँ पर। 7 से 8 दिन, 7वें या 8वें 9वें दिन तक के बीच में क्या हो जाता है? इम्प्लांटेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है? अटैचमेंट, अटैचमेंट होता है, या एम्बेडेड ऑफ डेवलपिंग ब्लास्टोसिस्ट, किसका? ब्लास्टोसिस्ट का, विद द वॉल ऑफ यूट्रस। कौन सी वॉल से अटैचमेंट होता है? एंडोमेट्रियम, सब लिख दिया डायग्राम के अंदर मैंने। किसकी हेल्प से हो रहा है? लाइटिक एंजाइम, लाइटिक एंजाइम, समझ रहे हो? यही कहां से रिलीज होते हैं? ट्रोफोब्लास्ट से। ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस कंप्लीटली सिंक, अंदर चला जाता है, ठीक है, और एंडोमेट्रियम इसको अच्छे से कवर कर लेती है। यूट्रस एंडोमेट्रियम बिकम मोर वेस्कुलराइज। आफ्टर इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम को हम एक टर्म यूज करते हैं, डेसीडुआ। इम्प्लांटेशन के बाद एंडोमेट्रियम उस एम्ब्रियो को चारों तरफ से कवर कर लेती है, ठीक है। सिंक माने अंदर चला जाना, फिर एंडोमेट्रियम चारों तरफ से इसको कवर कर लेती है, ढक लेती है, जैसे दिखाया मैंने आपको, ठीक है। ढकने के बाद इस एंडोमेट्रियम को एक टर्म यूज करते हैं हम, डेसीडुआ। डेसीडुआ, आफ्टर इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम को हम क्या बोलते हैं? डेसीडुआ। डेसीडुआ आफ्टर इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम। आफ्टर इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम, इसको डेसीडुआ बोलते हैं। अब इम्प्लांटेशन के बाद ये एंडोमेट्रियम 3 पोजीशन लेती है। कुछ एंडोमेट्रियम प्लेसेंटा बनाती है, कुछ यूट्रस में चिपकी रह जाती है, कुछ एम्ब्रियो को ढक लेती है। तो इसके बेस पर आप डेसीडुआ को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, डेसीडुआ पैराइटलिस, डेसीडुआ बेसिलिस,
ठीक है, और डेसिडुआ कैप्सुलैरिस, ठीक है, इतना नहीं पूछेगा, नहीं, एक लाइन पूछता है आफ्टर इम्प्लांटेशन, पर नॉलेज के लिए तो पता होना चाहिए, थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूं मैं, ठीक है। देखो ये सब एंडोमेट्रियम है, ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, ये एंडोमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियम है, ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं एंडोमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियम यूट्राइन वॉल से चिपकी हुई है, ये एंडोमेट्रियम यूट्राइन वॉल से चिपकी हुई है, एम्ब्रियो से कोई संबंध नहीं है, पर ये वाली जो एंडोमेट्रियम दिख रही है, ये एम्ब्रियो के साथ मिलकर के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रही है, एम्ब्रियो के साथ मिलकर के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रही है, ठीक है। कुछ ध्यान से देखोगे, कुछ एंडोमेट्रियम ऐसी है जिसने एम्ब्रियो को चारों तरफ से ढक लिया है, कैप्सूल बना लिया है, चारों तरफ से ढक लिया है, कैप्सूल बना लिया है, एम्ब्रियो को चारों तरफ से कवर करके कैप्सूल बना लिया है। तो यहां पर एंडोमेट्रियम के तीन प्रकार दिख रहे हैं, एक एंडोमेट्रियम जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रही है, जो आगे जाकर के प्लेसेंटा बनाएगा, प्लेसेंटा, उसको तो बोलते हैं डेसिडुआ बैसिलिस, समझना, जो पैराइटल साइड पर है, पैराइटल साइड पर है, यानी एम्ब्रियो से कोई संबंध नहीं है, उसको बोलते हैं डेसिडुआ पैराइटलिस, डेसिडुआ पैराइटलिस, पैराइटल साइड में है। और ध्यान से देखना, एक डेसिडुआ, एक एंडोमेट्रियम ऐसी भी है जो इसके चारों तरफ कैप्सूल बना रही है, उसको बोलते हैं डेसिडुआ कैप्सुलैरिस, बस इतना सा ध्यान रखो। और ये जो दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये है अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड, ये एम्ब्रियो का पार्ट होता है, ओनली एम्ब्रियो, मैटरनल नहीं है, जबकि जो प्लेसेंटा होता है ना, प्लेसेंटा मैटरनल और फीटल दोनों के मिलने से बनता है, मैटरनल प्लस फीटल, फीटस और मैटरनल दोनों के मिलने से बनता है प्लेसेंटा, जबकि अम्बिलिकल कॉर्ड ये एम्ब्रियो का ही पार्ट है, जो प्लेसेंटा से एम्ब्रियो को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो डेसिडुआ बैसिलिस, डेसिडुआ पैराइटलिस एंड डेसिडुआ कैप्सुलैरिस, बस तीन नाम याद रखो, काम खत्म। ये वाली बात आपके समझ में आ गई, यानी इंप्लांटेशन हो चुका है। अब हम बात करेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। यार एनसीईआरटी का डायग्राम में बना लोगे तो भी बुरा थोड़ी ना है, ठीक है, पर एनसीईआरटी ने इसको प्लेसेंटा में दे रखा है, तो प्लेसेंटा वाले डायग्राम को बनाना, यहां मत बनाओ, यहां तो बस डेसिडुआ के नाम लिख लो, डेसिडुआ बैसिलिस, डेसिडुआ पैराइटलिस एंड डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। जो एम्ब्रियो को चारों तरफ कैप्सूल बना रहा है, डेसिडुआ कैप्सुलैरिस, जो एम्ब्रियो से टच नहीं है, पैराइटल साइड में है, डेसिडुआ पैराइटलिस, और जो बैसिलिस है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रहा है, आगे जाकर के ये प्लेसेंटा बनाएगा, उसको डेसिडुआ बैसिलिस बोलते हैं, बस इतनी सी बात है। नहीं बेटा, ये कहने की बात है, ठीक है, कहते हैं ना कि जो सेरोगेसी के अंदर मदर बेबी को कंसीव मतलब रखती है 9 मंथ तक, उसका एक्चुअल में बेबी से कोई कनेक्शन होता ही नहीं है, ना तो उनका ब्लड आपस में कनेक्टेड होता है, बस वो एक न्यूट्रिएंट देने वाली मशीन है बस। तभी तो फ्यूचर में जाकर के देखना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आर्टिफिशियल रोबोट बनाने वाली है, यानी ऐसे रोबोट जो सेरोगेसी का काम करेंगे, समझ रहे हो ना, हाँ, यानी आर्टिफिशियल कोक, यानी आर्टिफिशियल यूट्रस, समझ रहे हो, टेस्ट ट्यूब भी बना करके आप उस आर्टिफिशियल रोबोट या समझ रहे हो आर्टिफिशियल यूट्रस में बेबी को इम्प्लांट करा सकते हो, ठीक है, जो प्रॉपर तरीके से नरिशमेंट देगा, ठीक है, क्योंकि मेन तो सारा खेल क्रोमोसोम का होता है, ओवा और स्पर्म का होता है, बाद बाकी का सैरोगेसी में इतना कुछ नहीं होता, ठीक है। तभी तो आज की इतना ट्रेंड चल गया है सैरोगेसी का, फिल्म स्टार में तो बहुत ज्यादा, बच्चा अपना चाहिए पर कष्ट सहन नहीं करना, भाई हम सबकी जो माताएं थी, माँ थी, कितना कष्ट सहन किया था, पर नई जनरेशन में आगे जाकर के लोग कष्ट ही सहन नहीं करेंगे, बेबी को कंसीव करने में भी, बेबी को बर्थ देने में भी, भाई सैरोगेसी स्टार्ट हो जाएगी। तो बताओ, फिर कहते हैं कि ठीक है, मात कुमात, ठीक है, फिर तो रिलेशनशिप ही नहीं बचा ना, अटैचमेंट ही नहीं बचा,
तो बच्चे के लिए माँ माँ का जो इंटरेक्शन होता है वो वैसा नहीं रहेगा, माँ के लिए बच्चे का वो इंटरेक्शन नहीं रहेगा। तो काफी चीजें मतलब चेंज होंगी आगे जाकर के, बड़ा अजीब ही सिचुएशन आ जाएगी अगर ऐसी चीजें होती हैं तो। मतलब यही कंट्रोवर्सी फंस जाती है अध्यात्म में और साइंस में, क्या है पता नहीं। चलो, ये सीन किसी मूवी में नहीं है बेटा, तुम गधे हो। एलॉन मस्क अपने इंटरव्यू देता है, उसमें बोला है उसने, क्योंकि रोबोटिक टेक्नोलॉजी एआई पर काम स्टार्ट हो गया है, ठीक है, तो उसका फ्यूचर प्लान है इन सब चीजों के लिए। मूवी, मूवी देखते हो तभी बोलते हो, ठीक है। जो मूवी की बात होगी खुल के मूवी की बात बोलूंगा, ठीक है। तो एलॉन मस्क जो आगे काम कर रहा है ना, मतलब एआई के ऊपर, क्योंकि एआई पे रोक लगा दी गई थी। अब एआई को ये कह के स्टार्ट किया जा रहा है कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए, मुझे पता है आगे जाकर के विध्वंस होगा, ठीक है, मतलब डेंजरस रूप ले सकती है, क्योंकि है तो इंसान के हाथों में, इंसान खुरापाती है, इंसान इतना समझदार होता फिर बात ही क्या थी, ठीक है, समझ रहे हो। चलो अब राज तो पता नहीं होगा नहीं होगा, पर हाँ, क्योंकि इंसान इतना आलसी हो, आज की डेट में तुम इतने आलसी हो चुके हो, ठीक है, सोचो आगे जाकर के तुम्हें चीजें अगर प्रोवाइड करानी चालू, जैसे आप, मैं, बुरा मत मानना प्लीज, ठीक है, बुरा मत मानना तो मैं बात करूं, ठीक है। लॉकडाउन से पहले भी बच्चों को मैं पढ़ाता था ऑफलाइन के अंदर, बच्चा बहुत मेहनती होता था, बहुत मेहनती, ठीक है। लॉकडाउन के बाद मतलब ऐसा कंडीशन आ गई कि बच्चा बहुत वीक हो गया, कमजोर, ठीक है। आप समझना मेरी बात, जैसे एक बच्चा लिखता है सर नोट्स भी बना के दे दो, भाई दे देगा टीचर, ठीक है, उसको तो नोट्स चाहिए। कई टीचर, समझ रहे, नोट्स बेच बेच के करोड़पति हो गए, समझ रहे ना मेरी बात। हाँ, ऑनलाइन के टीचर मुझे पता है, ठीक है, नाम तो नहीं लूंगा मैं उनका, ठीक है, कुछ एकेडमी एकेडमी टाइप के प्लेटफॉर्म पर थे वो लोग, ठीक है, मतलब बहुत बहुत सारे लोग, मतलब ये समझो। फिर मैंने कहा बुरा मत मानना, ठीक है, मैक्सिमम पॉपुलेशन बेवकूफ है, मैक्सिमम बच्चा बेवकूफ है, समझ रहे हो ना। हाँ, बुरा मान जाओगे मुझे पता है, पर बेवकूफ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो बहुत कम है, क्योंकि वो इंटेलिजेंट हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात, तो इन चक्करों में पढ़ते नहीं है, वो सिर्फ अपने फोकस पे ध्यान रखते हैं और निकल जाते हैं आगे। और बेवकूफ बेवकूफी में पड़ा रहता है, ठीक है, और वो सब, समझ रहे हो ना, कचड़ा कर रहा है, क्योंकि उसको क्या चाहिए, बेवकूफ को नोट्स बने हुए चाहिए। उस बेवकूफ को क्या चाहिए, ठीक है सर, रिवीजन भी करा दो, समझ रहे हो, उस बेवकूफ को क्या चाहिए, ठीक है सर, ठीक है, मेरी जगह याद भी आप ही कर लो, ठीक है। फिर भाई तेरी जगह एग्जाम भी कोई दूसरा दे आएगा ना, फिर तू तैयारी कर क्यों हो रहा है। मतलब आज की डेट में बच्चा बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि सर कुछ ऐसा दे दो, समझ रहे हो, घुला करके एग्जाम से 2 दिन पहले पी के जाऊं और एग्जाम देके चलाऊं, समझ रहे हो ना। यही एक्चुअल में रियलिटी है अब जो करंट वाले लोगों की है। मैं जब जिम जाता था तो देखता था लोगों के पास पेशेंस नहीं है, ठीक है, बॉडी को, ठीक है, मतलब बिल्डअप करने का। सर कुछ है, मतलब जो कोच होते हैं, सर कुछ ऐसा करो 3 महीने के अंदर बॉडी बन जाए, तो भाई ये ले इंजेक्शन लगा, तू ले अभी बनती है, ठीक है, साइड इफेक्ट तो हैंगे ना, आप समझ रहे हो। तो नो डाउट, अगर आप चाहते हो कि टीचर कुछ ऐसा दे दे कि नीट के एग्जाम के अंदर तुम बैठ जाओ तो तुम्हें लगे, पर साइड इफेक्ट होंगे भाई, वहां पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो जो तुम हड़बड़ाहट दिखा रहे हो ना, बहुत गंदे इफेक्ट हैं यार इनके, बहुत गंदे इफेक्ट, मैं बुरा लगेगा, मैं खुद कह रहा हूँ। एक्चुअल में नीट के अंदर वही बच्चा, भीड़ है भीड़, ठीक है, पर नीट में वही बच्चा सेलेक्ट हो रहा है जो मेहनती है, समझ रहे हो। हाँ, बिना मेहनत वाला बच्चा पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है, वो बैकडोर से निकल के वो आगे जाके, ठीक है, मुंह खा के गिरेंगे, टेंशन मत करो, ठीक है, पर आगे तक वही जाएगा जो वास्तव में मेहनती है। बात बाकी का नेचर अभी सर्वाइव ही नहीं करने देगी आगे किसी भी कीमत पर, ठीक है। एक आध परसेंट एक्सेप्शनल केस है वो छोड़ दो, ठीक है, समझ रहे हो, जिनके पास बहुत पैसा है, हॉस्पिटल बना हुआ मिल रहा है, ठीक है, वो पुराने जन्म के प्रारब्ध हैं उनके, ठीक है, समझ रहे हो, तब वो भी लेकिन अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि चीजें हैं भाई, वो हॉस्पिटल खोल लेंगे, ठीक है, चला लेंगे, मैनेजमेंट में आ जाएंगे, पर अच्छा डॉक्टर वही बनेगा जो बहुत जेन्युइन है, बहुत जिसने मेहनत की है। मतलब कुछ भी समझ लो, रियलिटी ये है, भीड़ के अंदर जो 1% बच्चा सेलेक्ट हो रहा है वो मेहनती वाला हो रहा है, बाद बाकी की भीड़ है। हम कंटेंट पूरा दे रहे हैं, ठीक है, मैं तभी तो मैं कह रहा हूँ यार, मैं इतना दे रहा हूँ, इतना दे रहा हूँ, इतना दे रहा हूँ, इतना लेवल का पढ़ा रहा हूँ, इसका अगर 10% भी हमारे जमाने में कोई पढ़ाता होता है तो और साला फाड़ देते, कितना सारा एग्जाम तोड़ देते। वो हमारे जमाने में तो पढ़ाता नहीं था, मतलब टीचर्स कपूरी खा के आते थे, इधर थूका उधर थूका, ठीक है, बस
हफ्ते में एक दिन आए, क्लास ली तो उठा के डंडे वंडे सूट दिए, ठीक है, डर की वजह से। समझ रहे हो? बड़ा अजीब ही माहौल था यार सरकारी स्कूलों के अंदर तो, ठीक है। पढ़ाई के अलावा सारे काम होते थे, बस पढ़ाई छोड़ दो, ठीक है। नेतागिरी वहां होती थी, गुंडागिरी वहां होती थी, ठीक है। पर अब चीजें चेंज हो गई हैं। अब पता नहीं बच्चा कमजोर हो गया है इतना, या मेहनत नहीं करना चाहता। मैं मैक्सिमम बच्चे की बात कर रहा हूँ, उस 1% बच्चे की नहीं बात कर रहा हूँ, तो सेलेक्ट होगा। मैं पढ़ाऊं तो होगा, नहीं पढ़ाऊं तो होगा। आप समझ रहे हो ना? वो सेलेक्ट होना है। पर हमारी चाहत ये थी कि उस मैक्सिमम बच्चे को, ठीक है, जो सपना देखता है, ठीक है, पर उसके पास फैसिलिटी नहीं होती, उसको उठा के यहां तक ले आओ, ठीक है। तो काम बन जाएगा, तो बहुत सारी चीजें चेंज होंगी, ठीक है। हो रही हैं, पर वो बहुत कम परसेंटेज में, बहुत कम परसेंटेज में। सही मायने में बच्चा आलसी हो रहा है, ठीक है। और तुम सोचो, तुम जो लिख रहे हो तो ना, रोबोटिक, अगर रोबोटिक टेक्नोलॉजी आ गई, एआई और एडवांस होगी, वो तो हो रही है भाई, होनी है, फ्यूचर में तो होनी है। तो तुम कितने और बड़े आलसी हो जाओगे, ये सब तुम्हारी नौकरियां खा जाएंगे। आप समझ रहे हो? बिल्कुल, सर्जरी के अंदर भी रोबोटिक टेक्नोलॉजी एंटर कर चुकी है आज की डेट में, वो एडवांस होनी है आगे जाकर के। बहुत सारी चीजें हैं भाई, अगर तुम दिमाग के तेज नहीं हुए और मेहनती नहीं बने, रोबोट से ज्यादा भाई, रोबोट में क्या है, कई लोगों की इंटेलिजेंस उठा के डाल दी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। तो आपको अपनी सेल्फ इंटेलिजेंसी पर काम करना होगा, आगे सरवाइव करना है। तो मतलब मामला टिपिकल है। चलो, बातें कर लेते हो और कुछ भी नहीं। यहां पर आ जाओ। अब बात करेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। भाई इंप्लांटेशन हो चुका है, एंड ऑफ ह्यूमन मत करवा भाई, अभी ह्यूमन का एंड नहीं है। टर्मिनेटर देखी होगी तूने, मुझे पता है, एंड ऑफ द ह्यूमन, ठीक है। क्योंकि ये जितनी मूवीज बनाई जाती हैं, ठीक है, नो डाउट कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट बनाते हैं। टर्मिनेटर देखो, एक जमाने में छोटा था तब मैंने टर्मिनेटर देखी थी, ठीक है, तब वो मशीन, मैंने ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। अब देखो एआई आ गया, एआई धीरे धीरे डायरेक्शन में काम कर रहा है, क्योंकि हम जो देख रहे हैं ना, वो साइंटिस्ट मतलब वो बहुत पहले ही चीजें, मतलब प्रिडिक्शन में ला करके चीजें कर चुके होते हैं। बट हाँ, चीजें, अंत तो नहीं होगा चीजों का, पर भाई पढ़ो, ठीक है, डॉक्टर बनो और एडवांस डॉक्टर बनो, ठीक है। समझ रहे हो? जल्लाद मत बनना। आ जाओ क्रिस 3, क्रिस 3, बस एग्जाम आ जाओ, इधर आ जाओ, मूवी पे चले गए। रोबोट मॉडल, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, अटैचमेंट के बाद अब क्या चेंजेस होंगे, ये समझने का है भाई। मैं अटैचमेंट करा रहा हूं, अटैचमेंट करा रहा हूं। ये अब थोड़ा चेंज होगा इसके बाद। अब देखो क्या चेंज होगा। मान लो ये आपका यूट्राइन वॉल थी, मायोमेट्रियम थी। हम्म, मायोमेट्रियम है। ये धीरे धीरे, ये एंडोमेट्रियम है। ये अटैच हो रहा है, ठीक है, अटैच हो चुका। अंदर क्या होगा अब देखो। सबसे पहले बात करूंगा ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट तो तुम समझ ही रहे हो, ट्रोफोब्लास्ट है। अब इनर सेल मास मैंने आपको बता ही दिया भाई, इनर सेल मास है। यही एम्ब्रियो बनाएगा, इनर सेल मास, ठीक है। ये, अब एक बात ध्यान रखना है, कोई क्वेश्चन पूछा गया है, सेल ऑफ रॉबर, सेल ऑफ ट्रोफोब्लास्ट विच अटैच विद इनर सेल मास। ये सेल ऑफ रॉबर है। इट इज द सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट अटैच विद इनर सेल मास। इसको सेल ऑफ रॉबर बोलते हैं, ठीक है। ये अटैचमेंट हो चुका है। अब क्या होगा आगे, अब देखो।
जो ट्रोफोब्लास्ट है ना, ये आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। इसी ट्रोफोब्लास्ट से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन जाएंगे, इसी ट्रोफोब्लास्ट से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन जाएंगे। ये ट्रोफोब्लास्ट का मॉडिफिकेशन हो गया, समझना। कुछ ट्रोफोब्लास्ट ट्रोफोब्लास्ट रहेगी, कुछ इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लिया इसने। ठीक है, एक को तो बोलेंगे सिंसाइसियोट्रोफोब्लास्ट, एक को बोलेंगे साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये जो है ना, साइटोट्रोफोब्लास्ट, रिमेनिंग वाले पार्ट को हम साइटोट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे। यानी ट्रोफोब्लास्ट दो पार्ट में डिवाइड हो गई, ट्रोफोब्लास्ट यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड हो गई। सिंसाइसियोट्रोफोब्लास्ट तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगी, और साइटोट्रोफोब्लास्ट जिसने अभी कुछ नहीं बनाया। अब इनर सेल मास भी दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक लॉन्गिट्यूडनल सेल में डिवाइड होगा इनर सेल मास, दो पार्ट में ये भी डिवाइड हो गए। इनर सेल मास भी दो सेल में डिवाइड हो गया, ट्रोफोब्लास्ट भी दो टाइप के सेल में डिवाइड हो गई, समझना। डायग्राम ड्रॉ कर लो उसको, ठीक है, थोड़ा कट कर दिया है मैंने, इस डायग्राम को ड्रॉ करो। ठीक है, अब इसको तो बोलेंगे, जो आपने बाहर निकाल रखा है, हाइपोब्लास्ट। ये भाई कन्वर्ट हो गया इसके अंदर ऐसे, ये तो अगली स्टेज है। हाइपोब्लास्ट इसके ठीक नीचे है, एपीब्लास्ट के नीचे, जो ये दिख रहे हैं आपको, एपीब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट को आप एक नाम और दे सकते हो, जर्म डिस्क नाम दे सकते हो एपीब्लास्ट को, ठीक है, क्योंकि इसी से जर्म सेल बनते हैं एपीब्लास्ट से। तो एपीब्लास्ट जो कॉलम शेप नजर आ रहे हैं वो एपीब्लास्ट हैं, कॉल्यूमनार, ठीक है। जर्म डिस्क, क्योंकि इससे जर्म लेयर बनते हैं आगे जाकर के, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, ये तीन टाइप के लेयर बन रहे हैं एपीब्लास्ट से, सो इट इज कॉल्ड जर्म डिस्क। जबकि हाइपोब्लास्ट आगे रिप्लेस होगी एपीब्लास्ट की सेल से, बताऊंगा। और इन दोनों को मिला दिया जाए तो एम्ब्रियो को बनाने में हेल्प कर रहे हैं, तो इन दोनों को मिलाकर के हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डिस्क। पुराने क्वेश्चन मिलेंगे दोनों के ऊपर ही। एम्ब्रियोनिक डिस्क किस किस के मिलने से बनती है, और जर्म डिस्क किसको बोलते हैं? जर्म डिस्क वो होती है जो जर्म से, जो मतलब जर्म लेयर बनाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है, क्लियर बिल्कुल। और इन तीनों लेयर से बनता है एम्ब्रियो, इन तीनों से ही बनता है क्या, एम्ब्रियो। अब बताओ, सॉरी, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, इन तीनों से, एपीब्लास्ट से ही बनेगा आगे जाकर के एम्ब्रियो। यहां तक कोई डाउट? कालू भाई एक बार रिपीट कर दो सर।
देखो रिवीजन आप 11 खत्म होते ही स्टार्ट कर देना धीरे धीरे, ठीक है। 11th आपका खत्म होते ही धीरे धीरे 11th का रिवीजन चालू कर दो, 12th चलने दो। मैं हमेशा कहता हूँ 12th बेटा आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ होता है बोर्ड में, तो 12th इतना टिपिकल नहीं होता और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। अब देखो मैं जो पढ़ाऊंगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, इवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी, सब इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। और धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत करो, बहुत धीरे धीरे, ठीक है। क्योंकि मेरे पास इतना है कि मैं आपको मतलब 10 12 फरवरी 15 फरवरी तक पूरा करा दूंगा बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। पर मैं चाह रहा हूँ पैरेलल धीरे धीरे आप 11th का रिवीजन करना चालू कर दो, यानी 12th खत्म हो तब तक तुम्हारा एक बार 11th रिवाइज हो जाए, और फिर 12th खत्म होने के बाद एक बार 11 12th का फिर से रिवीजन करेंगे, जिससे कि एकदम स्ट्रांग हो जाए मामला। हाँ बेटा, मैं दिल्ली से क्लास लेता हूँ, बिल्कुल सही। अभी पटना नहीं पहुंच पा रहा हूँ, अब पटना स्टार्ट करूंगा अब जाना, ठीक है। थोड़ा सा हाथ में स्ट्रेंथ आ जाए, स्ट्रेंथ तो खैर टाइम लगेगा आने में, बट स्टार्ट करना ही होगा। यस बेटा, हाफ नीट में पूरी थ्योरी रिवाइज होगी विद PYQ 2 घंटे के अंदर। हाँ बेटा, पूरी थ्योरी रिवाइज कराऊंगा। चलो यहां तक, ये तो पहले यहां तक बताओ मुझे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का पहला स्टेप, सेल ऑफ रॉबर, इट इज अ सेल ऑफ ट्रोफोब्लास्ट विच अटैच विद नर सेल मास, क्वेश्चन एक बार आया हुआ था, ठीक है। अटैच होने के बाद धीरे धीरे ट्रोफोब्लास्ट 2 लेयर में टूट गई और इनर सेल मास भी 2 लेयर में टूट गया। ट्रोफोब्लास्ट की एक लेयर को हम सिंसाइसियो ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे, और इनर सेल मास की 2 लेयर को, एक को तो हाइपोब्लास्ट जो ऊपर है, मतलब एपीब्लास्ट के नीचे है, इस तरीके से कह सकते हो, और एपी ब्लास्ट को जर्म डिस्क बोलते हैं, क्योंकि तीनों टाइप की जर्म लेयर ये बनाता है या बनाती है जो भी है, और दोनों लेयर को मिलाकर के हम एम्ब्रियोनिक डिस्क बोलते हैं। ये समझ में आया नहीं आया, यस और नो में मुझे बताओ। डेसीडुआ में नहीं गया, एंडोमेट्रियम को ही डेसीडुआ बोलते हैं, आफ्टर इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम को ही डेसीडुआ बोलते हैं। क्रिस्टल क्लियर सर, चलो बहुत बढ़िया। उज्जवल बेटा, डिपेंड करता है, ठीक है। मैं देखो तुम्हें फोर्स नहीं डालूंगा किसी भी चीज के लिए, बट इतना कहूंगा अगर तुम्हें वास्तव में पैरेलल रिवीजन करना है, ठीक है, तो आप, ठीक है, सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, अगर तुम्हें रिवीजन करना है, ठीक है, तो कर सकते हो। और तुम्हें लगता है कि सर इतना टाइम नहीं है, जो भी है, पर ये मैनेज कैसे करोगे ये देखना आप, ठीक है, समझ रहे हो ना। अगर तुम रिवीजन नहीं करोगे तो मतलब 12th कंप्लीट करने के बाद क्या फिर 11th का रिवीजन कर पाओगे, इतनी मतलब वो स्टेमिना होगा। मैनेज तुम्हें करना है, कई तो हर बच्चा अलग अलग टाइप का है, एक ही चीज सारे बच्चे पर फॉलो नहीं होती। हम जो भी प्लान लेके आते हैं, ठीक है, वो सोच के लगाते हैं मैक्सिमम बच्चा की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। अब तुम पे डिपेंड करता है कैसे करना है, ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ, कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा 11 ठीक ठाक है तो 12th पे फोकस करो, मत चक्कर में पड़ो। तुम्हें लगता है कि 11th वीक है पर 12th मेरा ठीक ठाक है, सर मैं धीरे धीरे कवर कर लूंगा पर 11th रिवीजन कर लेता हूँ, एक साथ बहुत ज्यादा हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम्हें लगता है मैं डीमोटिवेट हो रहा हूँ क्योंकि 11th मेरा बिल्कुल कचड़ा हो चुका है, तो आपको करना चाहिए, मतलब डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो। मैं अपने हिसाब से बेस्ट चीज लेकर के आऊंगा और बेस्ट चीज सोच के लेकर के आऊंगा कि मतलब हर टाइप के बच्चे को बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। इसलिए मैं बहुत लंबा लेक्चर नहीं लूंगा, समझ रहे हो, जबकि समझ रहे हो हमारे यहाँ घंटे काउंट होते हैं, ठीक है, जो भी है, तो समझ रहे हो ना, जो जितने ज्यादा घंटे ले वो ज्यादा ठीक है। हम, मेरा कंसेप्ट ये है कि भाई घंटों पे काम नहीं करना, ठीक है, ल- समझ रहे हो, हमें घंटे कम देने हैं, बच्चे के घंटे बचाने हैं। अगर मैं 4 घंटे की जगह उस लेक्चर को 2 ढाई घंटे में ले लेता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं 1.5 2 घंटे आपके बचा लूंगा, ठीक है। ये मेरी सोच है कि कैसे भी चीजें कंप्रेस करो। भाई आपकी इंटेलिजेंसी तभी तो है जब आप बड़ी चीजों को छोटे में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अगर आप इतनी सी चीज को इतना बड़ा और खींच रहे हो तो इंटेलिजेंसी थोड़ी ना हुई, ठीक है।
भाई एम्स का डॉक्टर क्या करता है वो यार, वो उतनी दवाई नहीं लिखता, वो एक मेडिसिन लिखता है बस, ठीक है। एक दो मेडिसिन में खेल हो जाएगा, तो वो तो आपको एक्सपर्टी लाने पड़ेगी, ठीक है। तो आप टेंशन मत करो, कोशिश मेरी यही रहेगी कि और किस तरीके से इसको मतलब रिवीजन और कम टाइम में कैसे कराया जा सकता है, ठीक है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ पीवाईक्यू तो कम से कम ऐड कर दूं, तुम पीवाईक्यू में टाइम बर्बाद करोगे तो रिवीजन के संग पीवाईक्यू हो जाएंगे, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है बस, ठीक है। बाद बाकी का बस मैं प्रेशर नहीं डालूंगा, एक बार आके हाजिरी लगा जाना, बस इतना ही है, ठीक है। मेरी तो इतनी एक्सपेक्टेशन है, तुम आकर के प्रेजेंट लगा दो, एक बार लाइक मार दो, बस इतना ही खुश हो जाता हूँ मैं तो उतने में। और अपने अंदर से जो भी बेस्ट से बेस्ट होगा देता रहूंगा, ठीक है। बहुत बड़ी चीजें नहीं है, दिल ही छोटा सा, छोटी सी आशा, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं, यहां तक की बात समझ में आ गई। तो ये और ये बन चुके हैं। अब थोड़ा सा मैं एक डायग्राम चाहो तो मैं ऐड कर देता हूं, वैसे मैं, जरूरत नहीं है पर कर सकते हैं थोड़ा, जिसको समझना है वास्तव में जानना चाहता है कि सर एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट से एम्ब्रियो कैसे बनेगा। तो छोटी सी स्ट्रक्चर, यानी ये स्ट्रक्चर आगे जाके कुछ ऐसे हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, ऐसी ऐसी हो जाएगी। अभी मैंने पिंक कलर के एपीब्लास्ट सेल दिखाए थे आपको, ये एपीब्लास्ट के सेल हैं। अरे लॉन्गिट्यूडनल सेल एपीब्लास्ट थे, ये एपीब्लास्ट के सेल थे, समझना। और ठीक इसके नीचे हाइपोब्लास्ट थे, किस कलर से दिखाया था हाइपोब्लास्ट भाई? येलो कलर, हाइपोब्लास्ट थी येलो कलर की नीचे, ये दोनों लेयर मैंने बना दी, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। अब एपीब्लास्ट के सेल डिवाइड करके एक लेयर बनाते हैं, दोनों के बीच में कैविटी बन जाती है, ऐसे ऐसे कैविटी बन जाएगी। इन सेल्स को एमनियोटिक सेल्स बोल सकते हो, एपीब्लास्ट के सेल के डिवीजन से ही बने और बीच में कैविटी बन गई। ऐसे ही हाइपोब्लास्ट के डिवीजन से एक सेल्स बनते हैं और ये भी एक कैविटी बना देते हैं। इस तरीके का एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर बन जाता है धीरे धीरे, ठीक है। ये तो ट्रोफोब्लास्ट हो गई, ये तो ध्यान ही है, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ये एपीब्लास्ट, ये हाइपोब्लास्ट, ठीक है। ये एमनियोटिक सेल, ये एमनियोटिक फ्लूइड, इसी में बेबी बनता है, ठीक है। और फ्लूइड में फ्लोट करता है आगे जाकर के, ये योक सैक है। इसी से योक सैक बनता है जिसमें न्यूट्रिएंट भरे होते हैं, पर ह्यूमन एग तो एलेसेथल होता है, तो योक सैक में तो कुछ होता ही नहीं है। तो एक्चुअल में धीरे धीरे ये स्ट्रक्चर जो है ना वो ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसा। अब सारा खेल एपीब्लास्ट का है। इसी एपीब्लास्ट से ही तीनों लेयर बनती हैं, इसी से ही जर्म लेयर बनती है। कौन से जर्म लेयर होते हैं? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। इस एपीब्लास्ट से ही तीनों लेयर बन जाती हैं, ठीक है। यहाँ फ्लूइड बन जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड, जिसके अंदर फ्यूचर में आके बेबी इसी में फ्लोट करेगा, ठीक है। अब बताओ ये समझ में आया नहीं आया? वही सेम वही स्ट्रक्चर, थोड़ा सा अगला स्टेप कर दिया। अब क्या होगा, ये स्ट्रक्चर बनने के बाद ये तीन जर्म लेयर बनेंगी। इस मैकेनिज्म को बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन इट अकर अबाउट 15 डेज आफ्टर इम्प्लांटेशन, 15 डेज आफ्टर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के 15 दिन बाद, सॉरी फर्टिलाइजेशन के 15 दिन बाद ये मैकेनिज्म होती है, ठीक है। अब क्या होगा, इन दिस प्रोसेस जो बाई लेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क थी, जिसमें दो लेयर थी, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, समझना, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, बस इनसे ही बनता है ट्रांसफॉर्म इनटू द ट्राई लेयर।
ट्राइलेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क, इसी से बनती है एम्ब्रियोनिक डिस्क, जिसमें 3 लेयर आ जाती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। पहले एंडोडर्म बनती है, फिर मीजोडर्म बनती है, फिर एक्टोडर्म बनती है कंसेप्चुअली, यानी कंसेप्चुअली एक्टोडर्म बाद में बनती है, ठीक है, और एंडोडर्म पहले ही बनती है। सर कैसे पॉसिबल है, ऐसे समझाता हूं मैं। इसकी अब जरूरत तो नहीं है। कैसे बनती है देखो भाई, ये एपीब्लास्ट है, ये हाइपोब्लास्ट है, देखो लिखा भी है हमने यहां पर, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, समझना। अब सारा खेल यहां से होगा। यहां अगर मैं आपसे कहूं, जो एपीब्लास्ट में ग्रुप बनती है, दरार, ये ग्रुप ऐसे बन गई, ऐसे ऐसे। इस ग्रुप में, इसको बोलते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव स्ट्रीक, जो समझना चाहता है उसके लिए। अब क्या होगा, प्रिमिटिव स्ट्रीक यानी एपीब्लास्ट के सेल ही टूट टूट के नीचे आएंगे, टूट टूट के नीचे आएंगे, उनमें जेनेटिकली मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है, और नीचे आना चालू कर देंगे। नीचे आके सबसे पहले ये सेल, ये हाइपोब्लास्ट के सेल को हटाएंगे और खुद उसकी जगह ले लेंगे, समझना, ठीक है। तो पहली लेयर जो बनेगी वो क्या बनेगी, एंडोडर्म। पहली कौन सी बन रही है, फर्स्ट लेयर एंडोडर्म। कैसे बन रही है, रिप्लेसिंग हाइपोब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट को हटा करके ये सेल रिप्लेस कर देंगे और एंडोडर्म पहली लेयर बना देगी, बन गई एंडोडर्म, ठीक है, धीरे धीरे बन जाएगी। अब बीच में जो स्पेस है, कैविटी है, इसके अंदर ये लेयर भरना चालू हो जाएंगे, प्रॉपर तरीके से फिलिंग करना चालू कर देंगे, और ये बना देगी मीजोडर्म। ये कौन सी लेयर बन जाएगी यहां पर, मीजोडर्म, ये बन गई आपकी मीजोडर्म। नंबर 2 कौन सी बन रही है आपकी, मीजोडर्म बन रही है। चलो, अब बचे हुए एपीब्लास्ट, समझ रहे हो, बचे हुए एपीब्लास्ट जब सब कुछ बना देंगे दोनों लेयर, देन कन्वर्ट इनटू एक्टोडर्म। तो नंबर 3 पर कौन सी बनेगी, एक्टोडर्म। समझ रहे हो ना मेरी बात, हाँ, एक्टोडर्म। तो पहले एंडो बन रही है हाइपोब्लास्ट के रिप्लेसमेंट से, फिर कैविटी का फिलिंग हो रहा है इन्हीं सेल के अंदर जाने से, ठीक है, और फाइनली रिमेनिंग एपीब्लास्ट कन्वर्ट इनटू एक्टोडर्म। तो इस तरीके से 3 लेयर बन जाती हैं, और तीनों लेयर पूरे एम्ब्रियो को बनाती हैं, ये आप जानते हो, ठीक है, पूरे एम्ब्रियो को बनाती हैं, ये आप जानते हो। एक्टोडर्म से अलग अलग चीजें बनती हैं, मेसोडर्म से अलग अलग चीजें बनती हैं, और एंडोडर्म से अलग अलग चीजें बनती हैं। इसको याद नहीं करना, लिखना भी नहीं है, ओनली फॉर इंफॉर्मेशन मैंने एक टेबल डाल दी है आपको, ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें हम ऑलरेडी हर चैप्टर में पढ़ाते ही हैं, कि इस ग्लैंड का ओरिजिन इस लेयर से हुआ, उस ऑर्गन का ओरिजिन उस लेयर से हुआ। तो बेसिकली मैं ऐसे बताता हूं बच्चे को, ऐसे याद रखो, आपकी बॉडी का जो आउटर वाला पार्ट है मैक्सिमम एक्टोडर्म से बनता है। बॉडी की जो गट है अंदर एलिमेंट्री केनाल, इसका मैक्सिमम पार्ट एंडोडर्म से बनता है। गट और बाहर वाली लेयर के बीच में जो मैक्सिमम बॉडी के ऑर्गन है, जिनका ओरिजिन मीजोडर्मल टिश्यू से होता है। तो इस तरीके से आपकी पूरी बॉडी बनती है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म लेयर से, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, नहीं एम्ब्रियो बन जाता है। अब मुझे बताओ समझ में आया नहीं आया। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है किसी को। ठीक है, ये समझ में आ गया ना, एम्ब्रियन डेवलपमेंट में ये स्टेज आई, ये स्टेज आई, ठीक है, एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, और आगे जाकर के गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होगा, 3 जर्म लेयर बनेंगे। कैसे बनेंगे वो इस डायग्राम में समझ में आता ही है आपको, ठीक है, मैंने बताया भी था अभी। ये तो पूरा लेयर इस तरीके से बना हुआ है, पूरा चैम्बर ये ऐसे, इसमें एमनियोटिक फ्लूइड भरा होगा, एमनियोटिक फ्लूइड, इस पूरे में एमनियोटिक फ्लूइड है, ठीक है, और नीचे योक सैक मैंने बताया था, ये पूरा योक सैक वाला स्ट्रक्चर आ गया ऐसे, ये योक सैक, योक सैक, ठीक है, योक सैक नीचे आ गया, ऊपर एमनियोटिक फ्लूइड आ गया, तीनों लेयर बीच में ये आ गई, यही डायग्राम बनाया था मैंने, और धीरे से एपीब्लास्ट से ही तीनों लेयर बनती हैं, और फाइनली एपीब्लास्ट कन्वर्ट इनटू एक्टोडर्म। और तीनों लेयर बन जाने के बाद आपका एम्ब्रियोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है तीनों लेयर से, और ये मैंने दिखाई दिया इस तरीके से इन चीजों का फॉर्मेशन होता है।
अब जब एम्ब्रियो बन रहा होता है तो एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड कराने के लिए रिक्वायरमेंट होती है किसकी? प्लेसेंटा। किसकी जरूरत होती है? प्लेसेंटा की जरूरत होती है। यस, हाइपो और एपी को मिलाकर के एम्ब्रियोनिक डिस्क बोलते हैं, और एपी को अकेला हम जर्म डिस्क बोलते हैं। एपी अकेला जर्म डिस्क कहलाता है, जर्म डिस्क। अब बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? अच्छा, लिखना है? अरे भाई लिख लो तुम, आराम से लिखो ना भाई, नोट्स तो तुम्हें मिल ही जाएंगे ना। ये प्रॉपर डायग्राम बना लेना, प्रॉपर तरीके से चीजें समझना अच्छी तरीके से, लिख लो उसको। ठीक है, तो ये आपका एम्ब्रियो बन चुका है। ठीक है, अब 3 टॉपिक बच्चे हैं जो मैं आज नहीं कराऊंगा, 4 बजे से वो सेशन है बड़ा वाला। ठीक है, और एक क्लास मुझे मिल ही रही है, और वैसे भी आज मैं बर्थ करा नहीं पाऊंगा। ठीक है, दम भी लगा लूं तो अभी नहीं करा पाऊंगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? हाँ। यस, डिलीवरी के टाइम पर प्लेसेंटा पूरा बाहर आ जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ। पूरा कराऊंगा, टेंशन क्यों कर रहे हो? अभी चैप्टर खत्म नहीं है, अभी 3 चीजें बची हैं। एम्ब्रियो बन चुका है, एम्ब्रियो बन चुका है। अब मैं प्लेसेंटा समझाऊंगा। प्लेसेंटा के बाद जेस्ट्रेशन पीरियड, 9 मंथ में क्या क्या होता है, पहले मंथ में क्या होगा, दूसरे में क्या होगा, तीसरे में क्या होगा, बच्चे में डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, और फाइनली पार्चुरेशन की एक पूरी मैकेनिज्म है। ठीक है, मतलब मैं बिल्कुल जीरो से कराऊंगा कैसे, मतलब ये मैकेनिज्म इंड्यूस होती है। देखा होगा ना, एक फीमेल का भी टाइम नहीं हुआ पार्चुरेशन का, 6वां 7वां महीना चल रहा था, पर वो कहीं एक्सीडेंट हुआ, गिर गई, गिरने से पार्चुरेशन इंड्यूस हो गया। समझ रहे हो? कहते ना कि अभी बर्थ का टाइम नहीं था, पर बर्थ इंड्यूस हो गई नेचुरली। ट्रेन में सफर कर रहे थे, अचानक से बच्चा पैदा हो गया, समझ रहे हो, झटकों की वजह से। तो ये चीजें कैसे पॉसिबल हैं भाई? 9 मंथ से पहले ये चीजें कैसे इंड्यूस हो जाती हैं? तो पूरा कंसेप्चुअल में लेके चलूंगा आपको, और लास्ट में, ठीक है, फिर पार्टी होगी। समझ रहे हो? हाँ, फिर हैप्पी बर्थडे होगा। अगर मंडे को क्लास सर की नहीं है तो शायद मेरी लग जाएगी। ठीक है, नहीं तो ट्यूसडे को तो मुझे क्लास मिल ही गई है। ठीक है, मीजोडम लास्ट में नहीं आया भाई। ठीक है, कंसेप्चुअल देखोगे तो मीजोडम, ठीक है, मिड में आया है। तुम जो कहोगे वो खिलाएंगे भाई पार्टी में। ठीक है, समझ रहे हो, खाने की पड़ी है। ऑफलाइन में भी बच्चा क्या करता है, जरा जरा सी पार्टी, समोसा खाना है, समोसा खाना है। और बाहर का समोसा इतना गंदा होता है, मैं क्या बताऊं, मतलब खतरनाक। पर समोसा खाना है। ठीक है, गुलाब जामुन खाना है, चलो भाई गुलाब जामुन खा लेना। वैसे आज की डेट में ठंडी का टाइम चल रहा है, गजक का सीजन है, गजक खिलाऊंगा तुम्हें। ठीक है, बिल्कुल पार्टी वाले दिन गजक खिलाऊंगा, सुपर वाली। ठीक है, ठीक है, ट्यूसडे या मंडे। अगर मंडे को क्लास मिल गई मुझे तो मंडे को ही खत्म हो जाएगी, पार्टी हो जाएगी। ठीक है, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। अगर ट्यूसडे को क्लास मिलती है तो ट्यूसडे को पार्टी होगी। ठीक है, गजक खिलाऊंगा। क्लियर है बिल्कुल? अगर मंडे ट्यूसडे दोनों दिन मिलती है तो मंडे को पार्टी होगी और ट्यूसडे को नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं। ठीक है, सन मंडे या ट्यूसडे को। ठीक है, तो यहाँ आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आपका हो चुका है, जेस्टेशन हो चुका है। ये थोड़ा लिख लेना, यहाँ एम्ब्रियो कंप्लीट हो गया। अब मैं प्लेसेंटा, जेस्टेशन और पार्चुरेशन की छोटी छोटी मैकेनिज्म है ये कराने वाला हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके भाई। भाई क्यूआर कोड से थोड़ी ना खाएंगे पार्टी, पार्टी तो खिलाई जाएगी भाई। क्यूआर कोड तो पैसा देना लेना देना हुआ, हम पैसे वाला काम नहीं करेंगे, खिलाने वाला काम करेंगे। क्यूआर कोड भेज दूं? चलो क्यूआर कोड छोड़ो, इधर आ जाओ। ठीक है, गजक क्या होता है नहीं जानते भाई? ठंडी का टाइम है, तिल, तिल को कूट के गुड़ में मिला करके गजक बनती है, बहुत बेहतरीन। समझ रहे हो? वही खिलाऊंगा, नई चीज, कैल्शियम का अल्टीमेट सोर्स, वाइट तिल। चलो ठीक है, ओके, मिलते हैं। ठीक है, बाय बेटा, बाय 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 बाय।